Hello everyone, Assalamu alaikum. Just want to thank everyone for joining this second episode of my podcast. Our focus for this podcast is again making sure people who wants to build their career in music or any other industry, how difficult it is for you to get successful, and once you are successful, how difficult it is to stay in that same field, और आप किस तरह जो है अपना करियर एडवांस करते हैं म्यूजिक में। हमारा फोकस जो है वो इसी पर है। इस पॉडकास्ट से मेरी कोशिश है कि लोगों को हेल्प कर सकूं। और आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया पाकिस्तान में और एक बहुत बड़ा बैंड बनाया और एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके उसको जीता। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लोग इनको जानते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में कामी जी के नाम से। हम ये भी पूछेंगे कि क्यों इनको कामी जी कहते हैं, इनका एक्चुअल नेम जो है वो क्या है, पूरा नाम क्या है, हम ये भी जानेंगे। और कामी जी की सक्सेस जो है वो क्या रही पाकिस्तान में, और आजकल ये क्या कर रहे हैं, किस तरह जो है ये सरवाइव कर रहे हैं एज अ म्यूजिशियन, और इनके जो है क्या कंट्रीब्यूशन है आजकल इन म्यूजिक इन पाकिस्तान। तो इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। कामी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम नुमान, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच आपने सर। कांटेक्ट किया, ये बात करने का मौका दिया। अम, आप बात कर रहे थे लाइक बैंड की और सारा कुछ ये है। सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, वो पूछो। मैं एक्चुअली ये पॉडकास्ट जो मैंने स्टार्ट करी है, मैंने ऐसे आपको जैसे बताया इंट्रो में कि कोशिश है मेरी उन लोगों के लिए जो अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहते हैं। हर कोई पाकिस्तान में ऑब्वियसली म्यूजिक इतना पॉपुलर है, लोग कोशिश करते हैं। आज मैंने गिटार बजाना शुरू कर दिया तो लगता है लोगों कि मैं आई विल बी सक्सेसफुल ऑल ऑफ अ सडन, या मैंने आज कीबोर्ड प्ले करना शुरू किया है तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ बैंड बना लेता हूँ और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ये कितना मुश्किल होता है, और आपने अपना करियर किस तरह स्टार्ट किया? कितना मुश्किल था आपके लिए ऑब्वियसली फैमिली को बताना कि मैं एज ए म्यूजिशियन काम करूंगा, अपना करियर बनाऊंगा म्यूजिक में, और फिर आपने जो है वो चल के एक बैंड बना लिया। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट अर्ली अर्ली डेज जो आपने अपना करियर स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ना उस पे स्टार्ट करते हैं। देखें, म्यूजिक किसी भी ज़माने में ना आसान नहीं रहा है लोगों के लिए, ठीक है? उसमें क्या है, अगर आप 70s, 80s और 90s की बात करते हैं, जिस टाइम पे इंटरनेट उस तरह नहीं था, सोशल मीडिया इस तरह आम नहीं था, तो उस ज़माने के जो लोग हैं, अगर आप उनकी स्ट्रगल की अगर आप स्टोरी सुने तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वाक़ई कितनी स्ट्रगल की। हम्म, अपने अपना लोहा मनवाने में या अपने आप को एज़ अ आर्टिस्ट मनवाने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में जैसे मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपके पास कोई यूट्यूब नहीं था कि जहाँ पर अपना आप म्यूज़िक अपलोड कर दें, कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं था कि आप रिलीज़ कर दें और लोग आपको डिस्कवर कर रहे हों और आप रातों-रात वहाँ से हिट हो जाएँ और सारा कुछ हम्म, हो जाए। उस ज़माने में रिकॉर्डिंग का प्रोसेस भी ऐसे नहीं था। अब जैसे आजकल तो ये हो गया काफ़ी अच्छे से कि आपके घर में ही एक पूरा स्टूडियो लगा हुआ है। हम्म, आप वहाँ से ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो भी, सब कुछ आप घर से बैठ के कर सकते हो। तो पहले ये चीज़ें पहले के लोगों में 80s 90s के लोगों में ना ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उनको जो है म्यूज़िशियन तलाश करने पड़ते थे या उनको रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाना ही पड़ता था, शिफ्टें लेनी पड़ती थी, तो वो उनको पैसे खर्च करने पड़ते थे। कोई भी काम ऐसे फ्री में नहीं था। और उस ज़माने में रैकेट लेबल्स थे, तो आपको पता है कि ऑडियो कैसेट्स, सीडीज़ ये सब चीज़ें रिलीज़ होती थी, उसकी प्रॉपर प्रमोशन होती थी। एक पूरा प्रोसेस था, ठीक है? तो वो जो आर्टिस्ट हैं उस ज़माने में, जो नए आर्टिस्ट जो आए वो जितने भी आर्टिस्ट हिट हुए हैं मार्केट में, वो बेसिकली हिट होते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। अगर उनके गाने अच्छे होते हैं, हम्म, लोगों को पसंद आते हैं, तो वही चीज़ें रेडियो पे चलती हैं, वही वीडियोज़ टीवी पे चलती हैं और इस तरह वो मशहूर होते हैं। बाद दफ़ा क्या हुआ कि बीच में बहुत सारे म्यूज़िशियंस जो है ना वो वानाबीज़ आ गए, कि हाँ, जिनके पास पैसा बहुत था, तो उन्होंने पैसा फेंको तमाशा देखो वाली कहानी की उन्होंने। तो उस वजह से इंडस्ट्री जो है ना खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं जैसे रेकॉर्ड लेबल है या दूसरे हम्म, लोग हैं, वो मुँह मांगे उनसे पैसे मांगे उन्होंने। अब वो बंदा बेसुरा गा रहा है, जैसे भी गा रहा है, क्योंकि वो पैसे खर्च कर रहा है इसलिए उसको वो रिलीज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ ना, तो जो रियल टैलेंट था ना, वो निग्लेक्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं थे। मेरे साथ लक ये अच्छी रही कि मैं क्योंकि ग्रो अप हुआ सऊदी अरेबिया में, ठीक है? अच्छा, काफ़ी लोग ये जानते हैं। तो मैंने इस म्यूज़िक अर्ली एज में स्टार्ट किया था जब व्हेन आई वाज़ इन 5th ग्रेड। ओके, तो
शौकिया तौर पे। फिर इस तरह करते-करते अपने इंटरमीडिएट तक 12th ग्रेड तक मैं काफ़ी इसमें सीरियस हो गया था। तो उसके बाद मैंने डैड को बोला कि मुझे म्यूज़िक ही करना है, तो आई हैव टू गो पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान आया तो मैं अपने म मॉम एंड डैड का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। हालाँकि मेरे डैड के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था। वो आप जो बात कर रहे थे ना, इट्स नॉट ईज़ी कि हुँ, पेरेंट्स को आप ये बोलें कि मुझे म्यूज़िक करना है या मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ें ना एज़ अ करियर नज़र नहीं आती। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली में कोई इस तरह है नहीं, तो वो समझते हैं कि ये सारे शौक के काम हैं, तो मैंने उसको बड़े सीरियसली लिया और उसको मैंने परस्यू किया। मैं अपने मॉम-डैड का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे रिक्वायर्ड इक्विपमेंट चाहिए था, वो उन्होंने मुझे दिला दिया, व्हिच वाज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दैट टाइम, ओके, तो वो इक्विपमेंट लेके मैं पाकिस्तान मूव हुआ। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि काफ़ी मेहनत की हुई थी अपनी इन चीज़ों में, तो काम करना शुरू किया। फिर लक ने साथ दिया, इसमें लोगों से मिलता रहा, जिसमें मैं नदीम जाफ़ी को अच्छा, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से मुझे इंडस्ट्री में एंटर होने का टाइम मिला। उनके साथ मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ मिला, काम किया सर। फिर इसी तरह सिलसिले में मैं जुनैन जमशेद के साथ मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा, उनके लास्ट 2 सोलो एल्बम जो है वो मैंने प्रोड्यूस किए। एक तो उस रापर और फिर एक दिल की बात। अच्छा, तो जब मैं सऊदी अरेबिया में था तो उस वक़्त नबील जो मेरे बैंड मेंबर हैं, वो मुझसे आई थिंक 2 साल जूनियर थे। अच्छा, लेकिन ये था, वो भी म्यूज़िक करता था, मेरा भी बैंड था वहाँ पर। तो इस तरह वो फिर जब पाकिस्तान, वो यूएस में था या शिकागो रहता था, तो वो पाकिस्तान मूव हुआ। मेरे साथ उसने मुझे जॉइन किया, फिर इस तरह उसने हमारे साथ काम करना शुरू किया। हम दोनों ने इनिशियल जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में उनसे पहले से काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा, अरसे से। तो मेरी काफ़ी लोगों से, क्योंकि अगर आप अभी भी अगर इंडस्ट्री में पुराने लोगों से पूछें कि आरो किसका है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि वो कामी का बैंड है, अच्छा, क्योंकि हमें बैंड का नाम जो है वो मुझे शोएब मंसूर ने दिया, अच्छा, वो ग्रेट, बिग मेरे को जाता है कि उन्होंने नाम डिसाइड करवाया कि ये नाम रखो। उस वक़्त जुनैन जमशेद भी साथ ही थे, तो उनको भी हुँ, पसंद आया। समहाउ मैं शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये बीच में कहानियाँ बहुत लंबी हैं, लेकिन हाँ, अ, उससे पहले, आरव बनने से बहुत पहले जो है ना, मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर चुका था। बहुत म्यूज़िक अच्छा, प्रोड्यूस कर चुका था, जिसमें वो एक लंबी लिस्ट है लोगों की, जिसमें सलीम जावेद से लेके, तो शहज़ाद मुग़ल से लेके, तो आई मीन देयर इज़ सो मेनी पीपल जो वो अच्छा। इन्वॉल्व हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है। तो तो कामी जी एंड नबील नबील निहाल जो है, नबील नायक, तो ये था फाउंडिंग मेंबर मेरा जो बैंड फाउंडिंग बनाने का मेंबर्स इरादा नहीं था। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। हाँ, मैं लकी हुआ कि मुझे इंडिया जाने का मौका मिला। हुँ, तो हम जुनैद की एल्बम रिलीज़ करने के लिए इंडिया गए उस राह पर, ठीक है ना? फिर ओके, हमने, तो वहाँ पर टाइम्स म्यूज़िक के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हुए। जब उन्होंने हमारा म्यूज़िक सुना, तो उन्होंने अलग से हमें ऑफ़र की। मुझे 2 एल्बम्स की उन्होंने ऑफ़र की, कि एक ओके, वोकल एल्बम और एक इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। तो वे अच्छा, वोकल एल्बम को हमने ये डिसाइड किया कि म्यूज़िशियन जो है पाकिस्तान से होंगे, हुँ, लीड वोकलिस्ट जो है हम इंडिया से ले लेंगे। ओके, तो उस ज़माने में उन्होंने हमें मिलवाया था 2-3 लोगों से, जिसमें केके शामिल था, अच्छा, ठीक है? ग्रेट, जिसमें कुणाल गांजेवाला, अच्छा, वो आए थे। तो कुणाल के साथ हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग वो कि उसको गाने पसंद आए, उसने कहा हाँ, मैं करने को तैयार हूँ। टाइम्स म्यूज़िक उसको सपोर्ट कर रहा था कि हम इस एल्बम को प्रोड्यूस करेंगे, सारा कुछ करेंगे और एक इंस्ट्रूमेंटल एल्बम करेंगे, जो मेरी हमेशा से तमन्ना रही कि हम एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंटल गिटार ओरिएंटेड म्यूज़िक जो है वो प्रोड्यूस करें। हुँ, सो फिर क्या हुआ कि वहाँ हालात ख़राब हो गए, वीज़े बंद हो गए, 2 साल के लिए, तो वो प्रोजेक्ट ठप हो गया। सही, फिर जुनैद भाई जो हैं, उन्होंने म्यूज़िक छोड़ने का फ़ैसला किया। अ, वो मतलब उस ज़माने में वो बैक एंड फ़ोर्थ हो रही थी चीज़ें। बैक एंड फोर्थ था, यू आर हाँ, राइट, हाँ, तो उस ज़माने में जुनैद भाई ने मुझे कहा कि यार देखो, मैं तो शायद म्यूज़िक छोड़ दूँगा, तो फिर क्योंकि मैंने उनके साथ बड़े लंबे अरसे काम किया है, एज़ अच्छा, अ सोलो बैंड के तौर पे जुनैद जमशेद के, ठीक है? एंड यू आर आप उनके टूर पे भी होते थे उनके साथ? हुआ तो होता था ये। ओके, हमारा एक बैंड था पूरा बड़ा अच्छा, अच्छा, जिसमें इमरान आख़ून, इरफ़ान चार्ली, फैज़ी, ये सारे वो लोग हैं जो अब सारे ओके, एस्टेब्लिश्ड म्यूज़िशियंस हैं, यप, काफ़ी इंडस्ट्री के। सो हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा, यू नो बहुत कर मैं आई थिंक पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर जाके हमने शोज़ किए हैं। अच्छा, बाहर जाके शोज़ किए हैं, मतलब बहुत अच्छा हमने उनके साथ टाइम गुज़ारा। तो मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देखता हुआ आया था, तो मेरे लिए जो वो शोज़ करना, फ़ेम-वेम, ये कोई चीज़ अब मायने नहीं रखती थी। अच्छा, मेरे साथ जो ये नए लोग स्टार्ट हुए ना, उनके लिए वो नया करियर था, लाइक हमने जो फारूक को फाइनलाइज़ किया, क्योंकि ठीक है, जब वो अ
जब ये इंडिया के जब सारी चीजें बंद हो गई, हम्म। तो हमने फिर ये बैटल ऑफ द बैंड से कोई सीन आया था, तो उससे पहले हमने कहा चलो एक काम करते हैं कि हम फिर पाकिस्तान में किसी के साथ एल्बम बना लेते हैं, ना। ठीक है। तो हमने 2-3 लोगों को कांटेक्ट किया, जिसमें अहमद जाज़ेब शामिल थे। अच्छा। हाँ, अहमद को अच्छा, अहमद का उस वक़्त एक गाना बड़ा हिट हुआ हुआ था, लैला मजनू का। तो सही, हाँ। उसने मुझे कहा कि यार देखो, मैं गाने तो गा दूँगा, लेकिन मैं एज़ अ ना बैंड तुम लोगों को जॉइन नहीं कर हम्म। पाऊँगा। तो हमने कहा यार इससे ज़्यादा कहानी नहीं चलेगी, वी नीड समवन हम्म। जो बैंड के तौर पे काम करे। जो बैंड फॉर्मेशन थी ऑब्वियसली 2 मेंबर्स से स्टार्ट किया आपने। जी। तो कोई भी बैंड बनाता है, जब ये सेशन करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली गाना भी पड़ता है किसी को। तो हु रफ़ तो वाज़ गाते हैं। सिंगिंग एट दैट टाइम? या आप थे या फिर एज़ अ नबील? बाथरूम सिंगर तो हम गाते हैं। देखो, अच्छा। क्योंकि मैं कंपोज़ करता हूँ तो मेलोडी बनाता हूँ। ओके, हाँ। गुनगुना लेता हूँ। सेम विद नबील, नबील भी गुनगुना लेता है, तो हम लोग ना मेलोडीज़ बना तो लेते हैं। जो कंपोज़ करता है, जो मेलोडी बनाता है, ये कहते हैं कि सबसे अच्छी उसको फ़ील वही कर सकता है। किसी सिंगर को लेना, फिर उसको समझाना कि ये ऑब्वियसली इस स्केल पर है, या फिर आप उसको उस सिंगर के स्केल के लिए एडजस्ट भी करते हैं कभी। हुँ। तो आपने फारूक को किस तरह ढूँढा और कैसा एक्सपीरियंस था आपका शुरू में उनके साथ? फारूक जो है वो नबील के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में साथ होते थे ये लोग ना। ओके। तो वहाँ उनका कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी बैंड का कोई सीन बना हुआ था। तो नबील ने मुझे कहा कि यार ये सिंगर है, इसको हम ट्राई आउट करते हैं। वो उसके घर के पास भी रहता था डिफेंस में। अच्छा। तो मैं वो मुझे एक दिन उसके लेके गया उसका ऑडिशन करने के लिए। तो फारूक को अक्सर ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैं उनका ऑडिशन लेने गया था। एनीवेज़, तो मैंने वो उस ऑडिशन में उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो वो बात भी उनके दिल में लगी हुई थी। तो वो लोग कहते हैं कि मतलब कि वो उसने मुझे मतलब वो होता कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाला? ऐसा आई डोंट नो। सो बहरहाल बैटल ऑफ द बैंड का मामला सर पे आ गया था। हमें गाना हुँ। गँवाना था। और नबील ने मुझे फ़ोर्स किया कि यार इससे करवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो हमने उसे गाने करवा के भेज दिए। सेलेक्ट हो गए, टॉप 10 में आ गए हुँ। और करते हुए जीत गए, यू नो। और बैटल ऑफ द तो बैंड के एक्सपीरियंस की अगर बात करें, तो उस वक़्त आपके साथ कंपटीशन में जो है ईपी जैसा एक बैंड था, मिकाल हसन एक बैंड था, और भी एक्चुअली बहुत अच्छे बैंड थे। आई रिमेंबर दैट टाइम, मैं बहुत फॉलो मैं करता आपको था सच्ची बैटल बात ऑफ द बताऊँ, बैंड। मैंने शायद ऑफ द रिकॉर्ड तो काफ़ी सारे लोगों की बात बताई है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वो बैटल ऑफ द बैंड्स अगर कोई बैंड डिज़र्व करता था, तो वो मिकाल हसन बैंड था। मिकाल हसन बैंड। हुँ। द सिंगिंग, द कंपोज़िशंस, द एक्सपीरियंस, यू नो, लेकिन वो पेप्सी के क्राइटेरिया पे नहीं आता था। अच्छा। तो पेप्सी के चंद लोगों ने पॉलिटिक्स करके उनको उस टॉप 10 से आउट करवा दिया। इस लेकिन उस वक़्त वजह से जो बैटल ऑफ द बैंड के जो टॉप आई रिमेंबर टॉप 3 में जब आप लोग आए थे, तो आई मीन इट वाज़ फॉर ऑडियंस लाइक अस, फैन्स लाइक अस, बहुत ही मुश्किल था डिसीजन लेना, बिकॉज़ सबका म्यूज़िक उस वक़्त अच्छा लग रहा था। हुँ, मिकाल हसन का म्यूजिक वाज लिटिल डिफरेंट। हुँ, बाकी जो है आरओ का, ईपी का, आपका एक एक रॉक, एक पॉप की तरफ ज्यादा रुझान था। हुँ। लेकिन आपका जो वोकलिस्ट था, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता था हाई रेंज के ऊपर वोकल्स पे, तो क्लासिकल क्लासिकल जैसे स्टाइल में, या क्लासिकल गाना ये वो है। तो तो वो जो आपके शुरू के म्यूजिक था, बैटल ऑफ द बैंड के फाइनल में आना, जीतना, उसके बाद या उस टाइम तक आपका कितना, मतलब प्लानिंग आपकी क्या थी कि अब जो है हमें ये करना है स्टेप बाय स्टेप, जीतने के बाद हमारी ये एल्बम रेडी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? यार पहली बात तो ये कि हम मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम जीतेंगे, अच्छा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उस वक़्त भी जो पेप्सी के जो फ़ेवरेट बैंड था वो ईपी था। पेप्सी चाहता था कि ईपी जीते, अच्छा। ठीक है? पर जो जजेस जो 2 थे, एक अलवी साहब, सलमान अलवी साहब या आई थिंक हाँ, सलमान अलवी और ये अरशद महमूद। तो उन्होंने मेरिट की बुनियाद पे वो फैसला किया, तो वो अड़ गए थे अच्छा। कि नहीं और उस कि वक्त तो जजेस में जुनैद जमशेद खुद भी थे। हाँ, हाँ। ये थे, यस। लेकिन जुनैद का वोट हमारे लिए नहीं था। अच्छा। इतने साल आपने काम किया उनके साथ। अपनी प्लेस में। जो मुझे बाद में बात पता चली। अच्छा। उन्होंने ही बताया था कि मैंने वोट तुम लोगों को नहीं दिया था। मैंने इसीलिए वोट सो समहाउ आई थिंक लक हमारी किस्मत में थी, हम जीत गए। हम्म। लेकिन जीतने के बाद हमारे पास कोई ऐसी
खास स्ट्रेटजी नहीं थी कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम जीतेंगे। ओके ये एक ये था कि हाँ, बैटल ऑफ द बैंड से एक चीज अच्छी हुई थी कि हम मुल्क के अंदर ओवरनाइट स्टार्स बन गए थे, क्योंकि ओके पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी थे वो हमारे बारे में बात कर रहे थे। और सही क्योंकि ईपी इटसेल्फ इज अ अच्छा बैंड था, हमारा जो भी बैंड था, लोगों को गाने पसंद आ रहे थे, दो डिफरेंट जेनर के उनको म्यूजिक सुनने को मिल रहे थे, जो उस वक्त उस जमाने के हिसाब से एक बड़ा नया और मॉडर्न म्यूजिक था। मॉडर्न म्यूजिक था। आई स्टिल लिसन टू दोस सॉन्ग, और उसकी जो क्वालिटी थी, जो टोन थी, आई मीन स्टिल अटैच, वो आप उसको जो है वो उस टाइम में लेके जाती है, बट स्टिल साउंड सो मॉडर्न। ये आप कह सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे मुझे आज तक वाइल्ड साइंस का पहला एल्बम, मुझे अब तक वो बहुत रिफ्रेश लगता है, मैं जब भी सुनता हूँ वो, मुझे यप। वो म्यूजिक कभी भी पुराना नहीं लगता। और भी है, आई मीन जुनून के कुछ ऐसे ऐसे इवन जुनून, सॉन्ग्स हैं, इट जुनून साउंड का सो मॉडर्न, आप आज भी उठा के सुने। यस, उसमें मैं सुन रहा था उनका नीली नीली आंखों, मतलब कितना बेहतरीन उन्होंने कंपोज किया था उसको, और मतलब और भी बहुत से सॉन्ग्स है, बट लाइक बिना, और आई मीन इन सारे बैंड्स को बहुत मेजर क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी म्यूजिक को मॉडर्न फेस में लेकर आने के लिए, और उसको अपलिफ्ट करने के लिए, कि जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं, इवन आप देखो, अब जो करंटली जो म्यूजिक चल रहा है, जो जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने दुनिया में जो नक्शा चेंज किया है, दैट इज अमेजिंग। आप आजकल देख लो, एक कसूड़ी गाना पूरी दुनिया में हिट हुआ पूरी हुआ है। दुनिया में हिट हो रहा है। या उसके अलावा मैंने सुना है कन्हैया यारी इज वेरी गुड या सॉन्ग, वेरी वेल यारी, कंपोज्ड। आई थिंक जितने भी गाने, आई मीन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, इवन तो महरम, जब मैं सुनता हूँ तो आई महरम बहुत गुड ऐसा सॉन्ग, या आई गो बैक टू, उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अरूज आफ्ताब को, हैव बीन फॉलोइंग हर आई थिंक सिंस 2007 2006 onward, I think when she was at Berkeley. क्रूज ने मेरी एल्बम में मैंने उससे गाना गवाया था। अब मेरी अच्छा, बहन ने एक इंग्लिश गाना उसने किया है, जो मैंने बॉस्टन जाके रिकॉर्ड किया था। अच्छा। मेरी जो सोलो एल्बम जो रिलीज हुई थी 2010 में, उसके अंदर उसने एक इंग्लिश गाना किया था मेरे साथ। Yes. So since we talked about Coke Studio, that was one of the question as well, कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिशियंस, कुछ म्यूजिशियन कोक स्टूडियो को सपोर्ट करते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म है नए आर्टिस्ट के लिए आना, उस पर प्रमोट हो जाना, हिट होना। कुछ जो है वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया है, आई मीन जो ओरिजिनलिटी थी, जिस तरह आप लोगों ने म्यूजिक किया था, ईपी का म्यूजिक था शुरू में, तो वो जो है कम से कम होता जा रहा है। पॉप म्यूजिक जो है, लाइक ब्रांड म्यूजिक जिसको कहेंगे, वो ज्यादा टेक ओवर कर रहा है। तो वेयर डू यू स्टैंड? आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसके अगेंस्ट हैं? आपको लगता है ऐसा हो रहा है? एज एन आप ऑडियंस, या आई मीन एज एन ऑडियंस, अगर अगर देखा जाए तो आई एंजॉय दैट म्यूजिक, देखो, वहाँ चक्कर एज ये है एन कि आर्टिस्ट हाउ डू यू सी? जब कोई भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, तो वहाँ पर कुछ अरसे के बाद ना कुछ लॉबी सिस्टम, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? ओके। कोक स्टूडियो भी बीच में जो है कुछ इस तरह की चीज़ों का शिकार रहा, ठीक है? रोयल हयात ने जब स्टार्ट किया, उनके जो पहले के जो 5 सीज़न या 6 सीज़न जो भी उन्होंने किए, वो, क्योंकि वो उनका जितना दिमाग था, वो उन्होंने इस्तेमाल किया उसको, वो जितना अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो कर चुके हैं। अब वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा। अनलेस कि वो बिल्कुल कुछ और नई चीज़ सीख के आएँ और उसको बिल्कुल अपने टोन को चेंज करें, साउंड को चेंज करें, लेकर आएँ। उन्होंने बाद में वो करने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तानी ऑडियंस के हिसाब से वो फेल हो गए, ठीक है? ओके। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया है, काम उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन आई थिंक कि हमारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है? तो हमारे लोगों को भी एक चक्कर ये है कि हमारे लोग भी ना एकदम चेंज पसंद नहीं करते, तो वो ओके। चीज़ फ्लॉप हो जाती है। तो ओके। ग्रेजुअली अगर कोई चीज़ करते हैं, अब जैसे पाकिस्तान में अब आप देखो कि बहुत सारे गानों में रैप जो है वो अब स्टार्ट हो गया शामिल ऐड हो होना। गया है, जिसमें अब उर्दू रैप हो रहा है, पंजाबी या। रैप हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है, तो अब नए जो लोग हैं, जो जेनज़ीज़ हैं, वो उसको सुनना पसंद कर रहे हैं। अब उन्होंने, अब मेजॉरिटी जो गाने बन रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब म्यूज़िशियन बात दफ़ा जब गाने बनाते हैं, तो वो ट्रेंड को भी देख रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेंड को देखते हुए गाने बनाते हैं, ठीक है? ओके। ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ अपनी चीज़ को फ़ोकस करते हैं, जो उनके दिमाग में म्यूज़िक होता है वही प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेंड को फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? ठीक है। जब वो अच्छी चीज़ बनाते हैं तो वो एवरग्रीन चीज़ होती है, वो हर बंदे को पसंद आती है। ट्रेंड वाली चीज़ क्या होती है कि वो ट्रेंडी टाइम पे चलती है और उसके और बाद फिर वो खत्म हो वो जाती फ़ेज़ आउट हो जाती है। है। तो सही। वो गाने फिर देर तक नहीं चलते हैं। फिर डिपेंड करता है, मैं जैसे म्यूज़िशियंस की बात कर रहा हूँ। आप चाहे एस्टेब्लिश म्यूज़िशियन हो, लाइक सिंगर और म्यूज़िशियन, या आप शौकिया हो, जब तक आपका फ़ोकस नहीं होगा कि एग्ज़ैक्टली आपने लाइफ़ में करना क्या है उस चीज़ के साथ, तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी।
अगर ओके। आप फोकस नहीं होएगा इसी तरह बहुत सारे लोग बड़े अच्छे से काम करते रहे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सही तरह जो है ना चैनलाइज़ नहीं किया, उन्होंने उसको सही तरह फोकस नहीं किया, तो उनको वो कामयाबी नहीं मिली और वो क्या हुआ कि वो दूसरों के गाने उठा के या इधर-उधर से उठा के वो चीज़ें बनाते रहे। वो मोनोटोनस लोग क्योंकि लोगों ने अब इतने अरसे से लोग म्यूज़िक सुन रहे हैं, पूरी दुनिया म्यूज़िक सुन रही है। हुँ, तो अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से वो चीज़ें जब खुलना शुरू हुई, तो पता चला कि भाई के ये तो पता नहीं किसके गाने कहाँ से कॉपी करके चीज़ें बनाई हुई थी, और क्या कुछ हुआ होता। हुँ, तो होता क्या है कि फिर वो उस आर्टिस्ट की सारी जो जो इज़्ज़त और जो उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही उनको लोगों को पता चलता है ये कहीं से उठाया हुआ गाना है, ये किसी का अच्छा। चला हुआ गाना है, यू नो? फिर वो आर्टिस्ट का वो फ्यूचर भी नहीं रहता। अच्छा मैं इस बात से थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगा, इट्स एक्चुअली फनी एज़ वेल कि पड़ोसी कंट्री में एक बहुत ही फेमस म्यूज़िशियन है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता उनका, बट यू नो कितने सॉन्ग उन्होंने उठाए, कितने सॉन्ग उन्होंने च कॉपी कर के बना लिए, हिट हो गए, इट्स सो प्रीतम की बात पॉपुलर। कर रहे हो ना? जी। हुँ, हुँ। कितने तो पाकिस्तानी सॉन्ग्स उठाए। वो पूरी दुनिया को पता है। आई मीन उस हुँ, बंदे ने सबसे ज़्यादा कोरियन सॉन्ग उठाए हैं, वी नो हाँ। दैट बहुत ही टर्किश म्यूज़िक उठाया है, सारा कुछ हुआ है। वो खाली प्रीतम नहीं है, प्रीतम से पहले भी अगर आप जाओ ना मतलब आप हम तो हैरान होते हैं कि ऐसे सीज़न्ड कंपोज़र कि हुँ, जिनके गाने हिट हुए थे, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि यार ये गाना एग्ज़ैक्टली किसी गाने का कॉपी होगा, लेकिन वो गाना है, वो है, कॉपी है, यू नो? हाँ, सो आई थिंक ये जो ओरिजिनल काम करने वाले जो लोग हैं ना अब, वो बड़े कम रह गए। अब क्या कम हो रह रहा है गए। कि वो बस कहीं न कहीं से कोई चीज़ उठा के जो हिट चल रही होती है, बीट अच्छी चल रही है या ये अच्छा चल रहा है, हुँ, उठा के कुछ बना दो। क्योंकि होता क्या है कि सिंगर्स जो है ना, बहुत कम सिंगर ऐसे हैं कि जो कि कंपोज़र भी हैं अच्छा, राइट, और उनमें भी बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो ओरिजिनल कंपोज़र हैं। वरना वो अच्छा, भी किसी भी गाने का अस्थाई या कहीं से अंतरा उठा के थोड़ा-सा चेंज करके कोई ना कोई नई मेलोडी बना के गाना बना देते हैं। अच्छा, जो आम लोगों को तो शायद इस वक़्त समझ में नहीं आता, लेकिन जो हुँ, सुनने वाले या बनाने वाले लोग हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ से क्या चीज़ की हुई है। सही। डू यू थिंक कि जो जैसे अब अगर आज मैं बैंड स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से आई एम इन माय 20s और मैं एक बैंड स्टार्ट करता हूँ, हुँ। तो क्या मेरे लिए कोक स्टूडियो में जाके या ऐसा चांस मिलना जिसमें कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर लूँ, क्या दैट इज़ द ओनली ऑप्शन डू आई हैव? या अगर मैं अपने बैंड के साथ मिलके मैं एक म्यूजिक कंपोज करूँ जिसमें ओरिजिनल म्यूजिक की जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे तो पास क्या ऑप्शन है? आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन यूट्यूब है यार, फ्री ठीक है। है, अपना अच्छा कंटेंट बनाओ, डाल दो। वो वहाँ से अगर अच्छा कंटेंट होगा तो अपनी जगह खुद बनाएगा वो। क्योंकि देखो अच्छा, अभी भी क्या है कि बहुत सारे जेन्युइन और अच्छे म्यूज़िशियंस डिस्कवर हुए हैं यूट्यूब से। सही, दैट्स राइट, इसमें से अगर अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो जस्टिन बीबर एक मिसाल है, ठीक है? सही, और अगर मैं अपने देसियों में मिसाल दूँ तो मैं एक मिसाल देता हूँ जुनिता गांधी की। जुनिता गांधी को चुनिंदा ए आर गाने, रहमान ने डिस्कवर किया यूट्यूब से हुँ, और वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बुलाया और अब वो उनके साथ काम कर रही है। अच्छा। क्योंकि जो टैलेंट होता है वो कहीं न कहीं जो लोग होते हैं वो डिस्कवर कर लेते हैं। तो आप इवन किसी अगर ये हम बात करें वो पसूड़ी की वो शाय नहीं, गिल जो है, आप कोक स्टूडियो जाओ, आप हुँ, अगर आप बैंड हो, आप अपने बनाओ, अपनी डेमो भेजो। अगर वहाँ पर सही जेन्युइन मेरिट पे लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों को हुँ, सही सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर भी लॉबी सिस्टम है, यू नो? अच्छा, क्योंकि वो हर जगह है, यू नो? अब जैसे ज़ुल्फ़ी आया, ज़ुल्फ़ी पूरा अपना क्राउड, अपनी सारी चीज़ें लेकर आया, उसमें से काफ़ी सारे लोगों को निकाल दिया। या आई डोंट नो क्या हुआ अच्छा, भारत कि वो हाउस बैंड उस तरह नहीं रहा, जो इतने सालों से काम कर रहा था, यू नो? हुँ, सबकी अपनी सेफ्टी, ज़ाहिर-सी बात है उसको अथॉरिटी मिल गई कि किसको रखना है, किसको निकालना है, क्या करना है, यू नो? तो सब लोग अपने इवन अगर कल को मैं भी जाऊँगा तो मैं भी अपने जो मुझे लोग जिनके साथ मुझे काम करने हैं, जो मुझे सही लगेंगे, मैं उनको लेकर सही, आऊँगा। मैं अच्छा, जब मैं यूएस मूव हुआ था तो मैंने अपनी सोलो एल्बम बनाई थी जिसको मुझे बनाने में तकरीबन 4 साढ़े 4 साल लगे थे क्योंकि मैं एक जगह जॉब करता था। वो और मेरा जॉब और घर का जो फासला था इट्स अराउंड 45 मिनट्स। तो ओके, 45 मिनट्स की जो ड्राइव होती थी, उस ड्राइव में मैं अपनी कंपोज़िशंस करता था, सारा कुछ करता था। फिर वीकेंड पे अपने स्टूडियो में बैठ के मैं वो ट्रैक्स बनाता था। बहरहाल वो 4 साढ़े 4 साल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। और उसके बाद 2010 में वो ईएमआई पाकिस्तान ने वो एल्बम फिर पाकिस्तान में ओके, रिलीज़ की थी। उसका बड़ा अच्छा उन्होंने एक लॉन्चिंग शो रखा था। लेकिन ये हुआ कि वो जिस टाइम पे रिलीज़ हुई तो उस वक़्त हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। अच्छा, कराची में हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, तो वो कंपनी उसको उस तरह मार्केट नहीं कर सकी। आई डोंट नो ईएमआई पाकिस्तान दोबारा लॉन्च हुई लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर सकी। आई थिंक वो फेल्ड हो गई वो कंपनी। हुँ, उन्होंने उसके बाद मेरे बाद भी जिन आर्टिस्टों को उन्होंने रिलीज़ रिलीज़ किया
सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना वो हमारे रैकेट कंपनियों का है, स्पेशली पाकिस्तानी रैकेट कंपनियों का, कि वो आर्टिस्ट को उस तरह प्रमोट नहीं करती, हम्म। उनके लिए उस तरह काम नहीं करती जिस तरह उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, और सब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने 10 स्पॉन्सर्स के लिखा था, कुछ भी नहीं किया, हम्म। नथिंग। मुझे आज तक उन्होंने सेल्स रिपोर्ट नहीं भेजी, कैन यू इमेजिन? इतनी बड़ी कंपनी है, या उन्होंने आज तक मुझे एक सेल्स रिपोर्ट नहीं भेजी। खैर, सो ये चक्कर है। तो आर्टिस्ट है ना, यहाँ आके इन चीज़ों से डिसअपॉइंट होता है कि आप अपनी मेहनत करके जो अपना क्राफ्ट बना रहे हो, हम्म। और वो अगर सही तरह शोकेस नहीं हो रहा, प्रमोट नहीं हो रहा, तो खैर अब हमारे पास ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सो आई मीन अभी भी मेरी एल्बम उन्होंने सारे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाली हुई है। अभी भी अगर अगर आप कामी की गूगल में लिख के सर्च करोगे, हम्म। तो फर्स्ट उसमें आपको सारे प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे, लेकिन उसका मुझे कोई फायदा नहीं है। आई एम नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम दैट थिंग। हम्म। तो ये डिस्कशन जो है मेरा मिकाल हसन से भी यही रहा था कि जो रिकॉर्ड देखो, लेबल जो एक मैं आपको कंपनीज हैं। बताता हूँ, देखो, म्यूजिशियन होने का मतलब नहीं है कि मैं कोई मशीन बन गया हूँ, कि मुझे ना हम्म। खाने की ज़रूरत है और ना मुझे ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत है। सही। ऑब्वियसली आप एक इंसान हैं, आपने अगर इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन अगर चूज़ किया है, हम्म। तो आपके साथ पैरेलल और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी फैमिली चल रही है। आप यप। ग्रो अप हो रहे हैं, फैमिली है सारी, उनके अपने अखराजात है, सारा कुछ है। पर एज़ अ म्यूजिशियन अ, इवन पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अपनी सारी चीज़ों को तरीके से फुलफ़िल कर पा रहे हैं। हम्म। बहुत सारे लोग स्ट्रगल में हैं। सही। बेहतरीन म्यूज़िक जो म्यूज़िशियंस जो हैं, वो स्ट्रगल वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, और मुझे वही देख के अफ़सोस होता है कि ऐसा क्यों है? क्या यही आपको लगता है यही एक रीजन है ज्यादातर बैंड जो कि ब्रेक हो जाते हैं? क्या शोज ना मिलना, सपोर्ट नहीं, नहीं वो है ना, मिलना? आप कैसे आप मुझे बताओ कैसे सर्वाइव करोगे? सही। अगर सोलो आर्टिस्ट होने की अलग बात है, लेकिन एक बैंड को सर्वाइव करने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब तक वो मिलके नहीं चल रहे होंगे, हम्म। आप नहीं कर सकते। वो 5 बंदे हैं, उनकी 5 ज़िंदगियाँ हैं, उनकी 5 फैमिलीज़ हैं। सही। उसके घर वाले उससे सवाल कर रहे हैं कि हाँ भाई, इस महीने क्या क्या सीन हाँ। है बताओ, क्या हाँ, क्या लेके आओ? सीन, आप तो ये तो कैरियर चूज कर लिया है। पाकिस्तानी म्यूजिशियन जो म्यूजिक को सुनते हैं, जो बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, वो देखते हैं आरओ बैंड एक बहुत सक्सेसफुल बैंड, बेहतरीन म्यूजिक कर रहा था, जीता एक बहुत बड़ा कंपटीशन, और फिर वो ब्रेकअप इस तरह हुआ कि एक जो है वो यूएस चला गया। आई थिंक दो फारूक इज आल्सो ये इन भी न्यू जर्सी। वो भी या यूएस तो में वो है। यूएस आ गए। चलो वो तो ब्रेकअप नबील हुआ, वेंट बैक टू दुबई। वो तो एक आर्गुमेंट की वजह से बैंड ब्रेकअप हुआ, जो कि हम्म। उन्होंने गलत चीज़ लगाई, गलत चीज़ को पोर्ट्रे की, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो आज तक लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जो आपके दिल में आ रहा है आप बोलते जाओ, हम्म। मैं अगर चीज़ें बताने और सब तो अगर सच्चाई दिखाने पे आ गया, मैं और नबील अगर दोनों, तो उसके हम्म। पास तो कुछ देखो वो भी क्या कर सकेगा? तुमने इतना लड़के तुमने आरओ बैंड का नाम लिया, तुमने हम्म। उसको क्या किया तुमने? या कि तुमने किस तरह चलाया बैंक को? तो अब तो ये मैं नबील को भी काफी फॉलो करता हूँ, ऐसी वो भी आजकल थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम करते रहता है। आई जी, नो मैं ही गया इज था डूइंग दुबई, हिज प्रोफेशनल वो जॉब। दुबई में सेटल्ड है। मैं लास्ट टाइम हम्म। जब दुबई गया था, हम दोनों बैठे उसके स्टूडियो में बैठे, उसने बड़ा अच्छा स्टूडियो बनाया हुआ है। वो अच्छा। काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो भी एक फैमिली वाला आदमी है, उसके हम्म। पास भी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो ये सब कुछ करते हुए ना अपनी चीज़ों को कैरी रखना ना वो आसान बात नहीं है। लेकिन ये है कि सही। ही इज़ स्टिल डूइंग, वो म्यूज़िक कर So do रहा you है। think is it too late for RO band to start again? Like I'm talking about those two founding member, Kami and Nabil, start हम the band लोग again. नहीं, मैंने और नबील ने प्लान किया है कि डेफ़िनेटली हम लोग कुछ करेंगे। इधर जो हमारा एक सपना था इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का, या तो वो करेंगे या कुछ Hmm. गाने करने होंगे तो वो करेंगे। हम अभी मतलब थोड़ा-थोड़ा करके काम कर रहे हैं, पर वी डोंट नो कि हम कब रिलीज़ करेंगे, लेकिन डेफ़िनेटली हम कुछ ज़रूर रिलीज़ करेंगे। यस। That's a news for me. We'll definitely be looking forward for that. और मैं ही नहीं, बहुत सारे fans जो आरओ के fans हैं, waiting. फैन्स के मैसेजेस आते हैं, आज तक पुराने फैन्स इन टच हैं, वो अच्छा। हमेशा वो तो देखो, फैन जो होता है वो तो बैंड को वो उसके लिए सारे लोग अज़ीज़ हम्म। हैं, वो किसी एक बंदे को अज़ीज़ नहीं रखते। वो जिस बैंड को 4 बंदों को देख के वो उसको फ़ॉलो करना शुरू करते हैं, वो हमेशा उनके ज़हन में वही रहता है कि लाइक सही। जुनून यार, हाँ। जुनून में वो अलग-अलग काम करते हैं, लोग ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जब जुनून जैसे लास्ट टाइम जब 2019 में जुनून जब रीयूनाइट होके जब यूएस का टूर किया, इट हाँ, वाज़ टूर अ किया था। मार्वेलस टाइम यार। मैंने वो कॉन्सर्ट अटेंड किए यार, हम्म। और दैट वाज़ जुनून, नो डाउट। जब वो साथ खड़े हुए होते हैं तो वो ही मज़ा है। हम्म। तो you think कि हम देखेंगे कुछ अगले सालों में?
मुझसे और नबीर से तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट द एक्चुअल आरओ कि अच्छा। फारूक हमारे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। आई मीन आई एम ओपन, मुझे कोई मसला नहीं है, अनलेस कि हम लोग अपनी जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन उसको हम फॉलो करेंगे। अच्छा, वैसे जुनून को भी अगर देखें तो आई थिंक उनका भी जो ब्रेकअप हुआ था कुछ पर्सनल थे इश्यूज, बट फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है ऐसा बड़ा जो कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया फॉर देयर फैंस। डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी? इट कैन बी, अगर आई मीन इट्स डिपेंडिंग ऑन के व्हाट्स इन द प्लेट, हम्म। व्हाट्स इन द प्लेट। वेल, देखो दैट्स मेरा गुड। थीम ये है कि मैं अब म्यूजिक जो है पैसों के लिए नहीं करता, हम्म। ठीक है? अगर मैं उस पे डिपेंड नहीं करता, यू नो। तो अब मैं जहाँ सेटल हो गया हूँ, आई एम डूइंग माशाल्लाह वेरी गुड। तो हम्म। अब अगर मैं म्यूजिक करूँगा तो वो मैं अपने शौक के लिए करूँगा। मैं सही। आई मीन अगर मैं बना के रिलीज़ भी करूँगा तो मैं उससे कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मैं उससे पैसे बनाऊँ। हम्म। तो बट यू वो डिजर्व दैट टू। ये हम जो अपने शुरू में बात करी थी कि कोई ऐसा पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल का इतना वीक वो है स्ट्रक्चर के, आई मीन आर्टिस्ट को उसकी रिस्पेक्ट, उसकी उसका रिवॉर्ड, उसकी अर्निंग तो आनी चाहिए। यू नो, अगर वो अपना छोड़ भी दे म्यूजिक करना, एक टाइम के बाद रिटायरमेंट भी चला जाए, यार तो भी अगर उसको एक अर्निंग तो हमारा आनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में ये काम शुरू से सही तरीके से अगर किया जा रहा होता कि आर्टिस्टों की उनको उनकी रॉयल्टीज मिल रही होती, तो आज कोई भी आर्टिस्ट ना तो इस तरह मुल्क छोड़ के जाता, हम्म। और वो खुशहाल होते, वो तरीके से वो जिस तरह बाकी लोग रह रहे हैं, वो भी उसी तरह रह रहे होते, यू नो। और अपना अपनी सारी चीज़ें खुशी-खुशी, जैसे कि इंडिया हम्म। में वहाँ पर जिस तरह आर्टिस्ट पैसे बनाते हैं या जिस तरह उनको चीज़ें मिलती हैं, तो उनका उनका लिविंग स्टाइल और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल दूसरे लोगों बल्कि आम लोगों से ज़्यादा हाई होता है। वो तो बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं वहाँ पर। तो आपने जो स्टेटमेंट कही थी पहले कि अगर आप बैंड आज बनाते हैं तो यू डू योर ओरिजिनल म्यूजिक, पुट इट ऑन यूट्यूब और सम अदर प्लेटफॉर्म, ये है जगह। ऑल्दो कोक स्टूडियो अगेन हेट और लव वाले एक रिलेशनशिप है, लोग कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, ये कुछ नहीं आपके पास करते, बट यू YouTube का थिंक दैट प्लेटफ़ॉर्म है। विल स्टिल हेल्प? या यूट्यूब आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सोलो आर्टिस्ट हो या बैंड हो, अपना काम अच्छा करो। अच्छा। आपका काम अच्छा होगा, तो वो खुद ब खुद जगह बनाएगा। देखो मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, आतिफ असलम और गौहर के जो आदत गाना था, हम्म। वो उन्होंने इंटरनेट पे रिलीज़ किया था उस टाइम सही। पे, और वो इंटरनेट से गाना हिट हुआ था। हम्म। वीडियो तो बहुत बाद में आया है। वो गाना इंटरनेट से ओवरनाइट हिट हुआ था। हम्म। और उसकी वजह से उनकी लत जागी, उनको फिर उनको उनको वीडियो करने को किसी के साथ मौका मिल गया, वो वीडियो हम्म। एमटीवी पे चल गया और वहाँ से वो ओवरनाइट स्टार बन गए। और देखो उनकी सही। मेहनत है। आतिफ का अभी रिसेंटली मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया है, एंड आई वाज़ लाइक, आई मीन ही इज़ अमेजिंग, या ही इज अमेजिंग, डेफिनेटली। नो डाउट। तो उनकी उनकी जो, मेहनत शामिल है। देखो वो फ़ोकस है, वो बंदा फ़ोकस है यार। या, वो इतने सालों से वो जब भी आई मीन जब वो मुझे याद है कि हमारे कुछ शोज़ में उन्होंने हमारा शो ओपन किया है। अच्छा। शो ओपन किया है अकॉस्टिक गिटार के ऊपर लाहौर में, वाह। और वो आई थिंक कोई इंग्लिश गाना गा रहा था। और हम्म। मुझे उसका वो कि लेकिन ही वाज़ फोकस्ड कि उसको हम्म। म्यूज़िक करना है। And he उसको ये also नहीं improved है himself a lot. His vocal कि has वो भी improved. इसमें Yeah. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। Mm. फिर लक भी शामिल होती है, उसको इंडिया जाने का मौका मिला। इंडिया में उसके कुछ अच्छे लोगों से रिलेशन हुए जिन्होंने उसका वो सारा काम करा दिया, क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री में भी एंटर होना इट्स नॉट ईज़ी, Mm. इट्स नॉट ईज़ी। Because जैसे यहाँ पे लॉबीज हैं पाकिस्तान में, वैसे ही वहाँ पे भी यस, हैं obviously, यस, right? यस, यस। देखो हुआ ना बाद में जब फवाद काम करने गया था, उसको बेचारे Mm. को वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि उसको धमकी मिली, सारा कुछ हुआ। तो Yeah. वो एक फैक्टर अपनी जगह है। I लेकिन ये think Ali Zafar का भी काफी रहा struggling period इंडिया में. यस, Even though he's यस, very popular, he's very successful, still finding work in India is not easy. यस। तो आपस के कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स, दूसरे बैंड्स का इन्फ्लुएंस, ये सारे रीजन है एक बैंड के टूटने में। प्लस काम ना मिलना, स्पेशली पाकिस्तान की जैसी इंडस्ट्री है देखो वहाँ पे। काम आपको सूरत में नहीं मिलेगा जब आपका काम अच्छा नहीं होगा। अच्छा। ये याद रखना। आपका काम अच्छा होगा, आपके पास काम फिर चल के आएगा। अगर आप म्यूज़िशियन अच्छे हो, तो आपके पास काम चल के आएगा। अच्छा। अगर आप गाने वाले अच्छे हो, जैसे अभी तुमने इस लड़की की मिसाल दी, वो हम्म। अच्छा गाती है, उसने सिर्फ यूट्यूब पे डाला, वो पिक हो गई। ठीक हो गई। सही। तो किस चीज़ ने उसको पिक करवाया? उसके टैलेंट ने। सही। उसके टैलेंट में। दैट्स द थिंग, आप यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू नो।
तो जब भी आप कोई बेस्ट यूनिक चीज़ करते हो, वो हमेशा कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ ज़रूर होती है। जो लोग ढूँढ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, वो आपको फिर कॉन्टैक्ट कर ही लेते हैं। फिर आपकी लक भी शामिल है। बाद में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बेहतरीन गाते हैं और उन्होंने कॉन्टैक्ट करने की कोई कसर भी नहीं छोड़ी, लेकिन उनको हुँ, फिर भी कभी मौका नहीं मिला। अच्छा। आखिर में क्या मैसेज है आपके फैन्स के लिए पाकिस्तान में या इंडिया में? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल फैन और आरओ बैंड के जो फैन्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उन सब के लिए सिर्फ ये मैसेज है कि भाई कि आप म्यूज़िक को एन्जॉय करें, ठीक है? अ, आप अपनी लाइफ में जिस सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, हुँ, आप उसको आप अपना है ना एक विजन बनाएं और आप उसको फोकस करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, उस फील्ड को अपने तौर पे प्रॉपर समझें, ठीक है? उसके प्रो एंड कॉन्स को समझें और आपको जब लगता है कि वो आपका शौक है, वो आप कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है? उतार-चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आएँगे, लेकिन क्या होगा कि जब आप एक टाइम लगाएँगे ना, जब आप कंटीन्यूअसली उस चीज़ पे एक टाइम लगा रहे होंगे, वो आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें बढ़ाता रहेगा। जैसे ही आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ी, उसमें बढ़ जाएगी या बन जाएगी, आप डिमांड में आ जाओगे। आप ऑटोमैटिकली डिमांड में आ जाओगे, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएँगी, क्योंकि नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज हुँ, के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जिस फ़ील्ड में भी काम कर रहे हैं, आप पहले तो अपना विज़न बनाएँ कि आपने अपने आप को देखना क्या है। सेकंड, आप उस पे फ़ोकस हो जाएँ और जब जैसे ही आप फ़ोकस होंगे, आप दिन-रात उस चीज़ को हासिल करने में लगा देंगे, वो चीज़ आपको हर हाल में मिल जाएगी। वो आपको उस मुकाम पे पहुँचा देगी, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उसको हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप वाक़ई उसकी नॉलेज हासिल करें। हुँ, आप अगर डॉक्टर बने, जो भी फ़ील्ड आप अब जो अपना रहे हैं, जब तक आपको और देखो ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो है ना, आपकी नॉलेज के बेस पे मिलती है। हुँ, आप जितनी नॉलेज गेन करते जाओगे, उतने आपके लिए दरवाज़े खुलते चले जाएँगे। और कोई चीज़ ग्रेट। बेकार नहीं जाती। आपको कुछ अर्से तक तो नहीं आएगा, हो हुँ, सकता है कि लेकिन जब आप लगे रहोगे ना, तो एक दिन खुद ब खुद लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे कि यार कि ये बंदा इस फ़ील्ड का एक्सपर्ट है, हमें इससे काम करवाना चाहिए। that is a great message and on this positive note I would like to end this conversation. दिल नहीं चाह रहा है कंटिन्यू करें हम इस बात को बिकॉज़ बहुत अच्छी मेमोरीज भी आती जा रही हैं साथ-साथ। बट आई वांट टू से थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने जो जी, है ये जो वक़्त दिया है आई एम श्योर बहुत से लोगों को हेल्प करेगा स्पेशली नए बैंड्स को जो म्यूजिक में आना चाह रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त म्यूजिक में तो वो अपना फोकस रखेंगे नॉलेज के ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर एज वेल क्योंकि अप एंड डाउन आते हैं कभी काम नहीं भी मिल रहा तो आप यू शुड हैव सम एजुकेशन ताकि आपको घर तो चलाना ही समथिंग लाइक दैट तो उसके लिए अगेन जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर योर टाइम और जो है आई एम होपिंग कि आरओ का हम कमबैक भी देखेंगे फ्यूचर में जिस तरह आपने मेंशन किया। यू नेवर नो। All right. Thank you so much, sir. It was थैंक यू wonderful नमो, talking to you. थैंक यू, बाय। Thank you. Bye.